नमस्कार, ब्यूरो रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शिवसेना नेता संजय राउत ने फिर एक बार आरोपों की बौछार शुरू कर दी है और पीएम मोदी समेत बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस बीच राउत ने भगत सिंह कोश्यारी के कार्यकाल पर भी गंभीर आरोप मढ़ दिए। उन्होंने कहा कि गवर्नर पद से उतरने के बाद जो कमेंट दिया है वो एक राजनीतिक कमेंट है। बहुमत सरकार और कैबिनेट ने जो सिफारिश की है उसको मंजूर करना आपका काम होता है। तो वहीं राउत ने आगे कहा कि कोश्यारी के कार्यकाल में राजभवन राजनीति का अड्डा बन गया था। अनुभवी है, उगाच इकडल्या तिकडल्या इधर उधर की बात मत करना। कोश्यारीजी हे वयाने आमच्यापेक्षा ज्येष्ठ आहेत, आम्ही त्यांचा मान सदैव राखला, पण ते भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचारकासारखेच वागत होते आणि भारतीय जनता पक्षाच्या आदेशानेच काम करत होते। मंत्रिमंडळाच्या शिफारशी त्यांनी का मान्य केल्या नाही हे त्यांनी आधी सांगावं। देखिए, गवर्नर साहब का स्टेटमेंट पे आप कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ से चले गए हैं, वो हमसे बुजुर्ग है, अनुभवी है। गवर्नर पद से उतरने के बाद जो कमेंट किया है उनकी राजनीतिक कमेंट है, हम उनको राजनीतिक जवाब दे सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार बहुमत में थी, वो कैसी बनी और क्यों बनी उस मामले में पढ़ने का गवर्नर का अधिकार नहीं। बहुमत है, बहुमत की सरकार बनी और बहुमत की सरकार और कैबिनेट ने जो सिफारिश की है उसको मंजूर करना आपका काम होता है। अब राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनके कार्यकाल में राजभवन राजनीति का अड्डा बन गया था, एक पार्टी का अड्डा बन गया था और इसीलिए राजभवन और सरकार में संघर्ष हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। ये तो आखिरी आशा का किरण है सुप्रीम कोर्ट। अब इस देश में सभी संस्थाएं खत्म हो गई है, मार दी गई है, हत्या हो गई लोकशाही की, लोकतंत्र की। तो अब एक ही आशा है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। वहां हम जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। करने दीजिए, और क्या कर सकते हैं। चोर होता है वो कहाँ भी घुसता है। अब जो और बड़ा चोर होता है उनको लगता है कि मैं देश का मालिक बन गया हूँ, हाँ, लेकिन ये चौकीदार नहीं है। चौकीदार यहाँ की जनता है, मराठी जनता। और इस खबर पर हमारे साथ महाराष्ट्र के कार्यकारी संपादक, आपको बताते चले, श्रीश उपाध्याय जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। श्रीश, उद्धव ठाकरे गुट के जो सांसद हैं संजय राउत, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि सभी संस्थाएं जो हैं वो मर चुकी हैं, लोकतंत्र का अंत हो चुका है। कितनी सच्चाई है? और जो संजय राउत आरोप लगा रहे हैं कि भगत सिंह कोश्यारी के जो राज्यकाल, जो उनका कार्यकाल था, उसमें राजभवन राजनीति का अड्डा बन गया था, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, राज्यपाल जी के बारे में जो वो बोल रहे हैं, हम लोगों ने तो अभी तक जितने राज्यपाल देखे हैं उसमें से सबसे बेहतरीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी थे। हर आदमी के लिए प्रेसिबल थे, सभी से मिल रहे थे, हर कार्यक्रमों में आ जा रहे थे और उनके पास आने जाने के लिए बहुत ज्यादा रोक टोक नहीं होती जैसे अन्य राज्यपालों के लिए हुआ करती थी। और मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे जितना लोगों से और पब्लिक में नहीं मिलजुल रहे थे, उससे ज्यादा राज्यपाल उनसे ज्यादा उम्र के होने के बावजूद सिर्फ राज्यपाल वाली कुर्सी पर थे, जबकि वो ये दिया जाता है कि उनका कोई एक्टिव पॉलिटिकल कामकाज नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोगों के साथ खूब घुल मिल रहे थे, हर पॉलिटिकल और सोशल कार्यक्रमों में उपस्थित हो रहे थे। इसलिए शिवसेना या सेना के सांसद संजय राउत उनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में कोई दम नजर नहीं आता है। शिरीष, क्या ये समझा जाए कि उद्धव गुट को एक और जो झटका लगा है कि शिवसेना का जो दफ्तर था संसद में वो अब एकनाथ शिंदे गुट को मिल चुका है, इस वजह से उद्धव गुट बौखला गया है, क्या ये समझा जाए? उद्धव गुट में बौखलाहट तो उसी दिन से आ गई है जब से
चुनाव आयोग ने शिवसेना पार्टी और धनुष बाण चुनाव जो है वो चुनाव चिन्ह जो है वो एकनाथ शिंदे जी के हवाले कर दिया है। तो उनकी बौखलाहट तो होनी है। जो लोग अपनी पार्टी संभाल नहीं पाए हैं, अब बोलना तो ये उनको देखना चाहिए, उनको आत्ममंथन की आवश्यकता है कि सारा इतना बड़ा उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक बार में ध्वस्त हो गया। पद में से 40 विधायक गायब हो गए, 12 सांसद की पार्टी से निकल जा रहे हैं। नीचे शाखा प्रमुख और उनके नीचे के लेवल के जो कार्यकर्ता लेवल जो है, वो कार्यकर्ता स्तर के लोग भी एकनाथ शिंदे की तरफ का झुकाव है उन लोगों का, और लगातार जा रहे हैं। ऐसे हालत में उनका बौखलाना तो जायज ही है। जी बिल्कुल शिरीष, अभी कुछ दिनों पहले ही संजय राउत ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने 2000 करोड़ रुपए का एक डील किया था, 2000 करोड़ रुपए की डील की थी जिसमें नाम और निशान उन्होंने अपने पास रखे। चुनाव आयोग जैसी संस्था को उद्धव गुट ने मानने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। देखिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और याचिका के अंदर उन्होंने कहीं भी इस बात को मेंशन नहीं किया, अपने इस आरोप को कहीं मेंशन नहीं किया है कि 2000 करोड़ खर्च करके पार्टी और चुनाव चिन्ह जो है एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग से पास से लिया हुआ है। इस बात का उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया। इस बात को ही अगर ध्यान रख लिया जाए तो सिर्फ यही बात समझ में आती है कि संजय राउत बोलने के लिए कुछ और बोलते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। क्योंकि उनकी बात में अगर जरा सी भी सच्चाई होती तो वो शिवसेना पार्टी ने जो याचिका दायर की है उसके अंदर जरूर उसको मेंशन किया जाता। इसलिए संजय राउत 2000 करोड़ की भी बात कर रहे हैं। संजय राउत ये भी बोल रहे हैं कि शाखा प्रमुख से लेकर के नगर सेवक, विधायक, सबको खरीदने की कोशिश की जा रही है। फिर तो दूसरा सवाल ये भी उठता है ना कि आप ऐसी कौन सी पार्टी तैयार करके किए हो, या कैसे लोग आपकी पार्टी में हैं जो पैसे के बल पे यहाँ से वहां चले जा रहे हैं। बिल्कुल तो शिरीष, इतनी बड़ी बात हो गई, 2000 करोड़ रुपए की डील की बात संजय राउत ने कही और आप कह रहे हैं कि याचिका में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है। शिरीष, आपसे ये जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि बीजेपी पर जो 2000 करोड़ रुपए की डील का आरोप संजय राउत लगा रहे हैं, उसके घेरे में अब उन आरोपों के घेरे में कोश्यारी भी आ गए हैं। पहले तो संजय राउत जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप पर ही एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि संजय राउत कैमरे पर जो कुछ आरोप लगा रहे हैं उस आरोप को कहीं भी उन्होंने अपनी याचिका, शिवसेना द्वारा जो याचिका दायर की गई है चुनाव आयोग के निर्णय के खिलाफ, उसमें कहीं मेंशन ही नहीं है। तो उनके आरोप का कोई मतलब नहीं निकलता, उसका कोई बेस ही नहीं है। शिरीष, आपसे ये समझना चाहेंगे कि आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कार्यकारिणी की बैठक की है। आज 21 फरवरी को उन्होंने बैठक की है। क्या कुछ मसले इसमें निकलकर सामने आए हैं? क्या कोई नेता वहां पर पहुंचा था? कौन से विधायक पहुंचे थे? कौन से सांसद पहुंचे थे? इस विषय पर भी आपसे जानकारी चाहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में कहीं ना कहीं उथल पुथल तो मची है। एकनाथ शिंदे जी ने अपने अब शिवसेना की जो नई कार्यकारिणी बनेगी उसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। इसीलिए उन्होंने अपने विभाग प्रमुख से लेकर के विधायक और सांसदों की बैठक बुलाई थी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग, ज्यादा से ज्यादा क्या लगभग सभी लोग उसके अंदर उपस्थित थे। उनकी अपनी तैयारी है कि शिवसेना पार्टी का एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया जाए। हाँ, उन्होंने एक चीज जरूर क्लियर की है कि बहुत सारी ऐसी खबर आ रही थी कि शिवसेना के जो फंड है, जो पैसा जमा किया गया शिवसेना पार्टी की तरफ से, जो इस समय भी उद्धव ठाकरे का अंतर्गत ही है, तो उसको लेने के लिए या शिवसेना के नाम पर जो प्रॉपर्टीज है उसको पाने के लिए उनकी तरफ से क्या कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए इस बात को क्लियर कर दिया है कि उनका लक्ष्य सिर्फ शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिल्ली साहब के लक्ष्य के अनुसार, उनके निर्देशों के अनुसार पार्टी को चलाना है। बिल्कुल शिरीष, इसी मुद्दे पर आपको टोकना चाहूंगी, एक सवाल का जवाब और चाहूंगी कि एक तरफ जहां एकनाथ शिंदे ये कहते हैं कि हमें संपत्ति का कोई लालच नहीं है, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा पर चलना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट के ही लोग दावा करते हैं कि उन्हें दफ्तर चाहिए, जो कि दफ्तर अब उन्हें संसद में मिल गया है। देखिए, शिवसेना की जो शाखाएं हैं, शिवसेना की शाखाएं हर जगह पर 80% ऐसी है कि शाखाएं जो है रोड पर जबरन बनाई गई है, इस तरीके से उनका कंस्ट्रक्शन किया गया है, और सिर्फ क्योंकि वो लोग जनहितार्थ काम कर रहे थे इसलिए शिवसेना पार्टी के
लोगों को बैठने की सुविधा देने के हिसाब से सरकार भी उसमें कोई इंटरफियर नहीं कर रही थी। तो वो शिवसेना के ऑफिस, शिवसेना की शाखाएं जो है वो शिवसेना के कार्यालय के रूप में उपयोग हो रही थी। अगर उसकी मालिकाना हक किसी की नहीं है और जब भी उसकी जो है वो कहीं फुटपाथ पे है या कहीं किसी कलेक्टर में बसी हुई है, तो वो सब चीजें है तो शिवसेना की है। और शिवसेना पार्टी अगर एक नाथ शिंदे के पास चली जाती है तो बहुत ही मुमकिन है कि ये सारी चीजें जो है वो शिवसेना से रिलेटेड है और शिवसेना के पदाधिकारियों को मिलनी चाहिए। इसी की उन्होंने बात की। बाकी शिवसेना पार्टी का जो फंड वगैरह है या शिवसेना के जो फिक्स डिपॉजिट वगैरह रखे हुए उसको पाने की तरफ उन्होंने क्लियर कर दिया कि उसको पाने का उनका कोई उद्देश्य नहीं है, वो चाहते भी नहीं है। जी बिल्कुल शिरीष, एक तरफ संजय राउत आरोप लगा रहे हैं कि 2000 करोड़ की डील हुई है, वहीं दूसरी तरफ उन आरोपों पर कुछ भी सबूत देने से अभी तक इनकार करते आए हैं। हालांकि संजय राउत का कहना यह है कि जल्द ही सबूत देंगे। संजय राउत का कहना ये जरूर है कि जल्द ही सबूत देंगे, लेकिन वो समय तब था कि जब आपने आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के चुनाव आयोग ने किया और शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह एक नाथ शिंदे को दे दिया। इसी मामले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में गए। जब इसी मामले को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में गए, याचिका दायर की, तो उसमें ये अपने आरोप को लगाना चाहिए था लिखित तौर पे और ये बताना चाहिए था कि 2000 करोड़ रुपया कैसे और किसके माध्यम से किसके पास गया है। जब इस बात का जिक्र ही याचिका में नहीं हो रहा है तो शिवसेना के सांसद संजय राउत की बात पूरी तरह निराधार साबित हो रही है। आपसे ये समझना चाहेंगे शिरीष कि ये जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है उसमें कितनी गुंजाइश है कि उद्धव गुट अपनी बात को रख पाएगा, अपना नाम और निशान वापस ले पाएगा, क्योंकि उद्धव गुट की तरफ से ये कहा गया है कि नाम और निशान तो आप ले सकते हैं, लेकिन उद्धव गुट की जो मर्यादा है, जो कि बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा पर उद्धव गुट लगातार चलती आ रही है, आप उसे छीन नहीं सकते। देखिए, उद्धव जी मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने यहाँ पर एक सांसद है नवनीत राणा जी, उन्होंने जब हनुमान चालीसा की जगह जगह पर कोशिश की या मातोश्री के सामने एक बार हनुमान चालीसा करने की कोशिश की तो उन्होंने उसका सीधा सीधा विरोध कर दिया, उनकी गिरफ्तारी कर दी। उनके खिलाफ बोलने के लिए कंगना रनावत उतरी तो उनका घर तोड़वा दिया, उनका ऑफिस तोड़वा दिया। उनके खिलाफ नारायण राणे बोलने गए तो नारायण राणे के घर की नपाई शुरू हो गई। तो ये सब तो उद्धव ठाकरे भी उस समय कर रहे थे जब वो पावर में। इसके अलावा अगर उद्धव ठाकरे के हाथ से जिस दिन शिवसेना गई उसी दिन उन्होंने उनके अपने ही अभी इसमें जो खास हितैषी है शरद पवार जी, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो, उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कोई नहीं, नई पार्टी बनानी चाहिए, उनको नए चुनाव चिन्ह पे लड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया इंदिरा गांधी के हाथ से भी चली गई थी कांग्रेस, तो उन्होंने नई कांग्रेस बनाई। तो पुराना जो इतिहास है उसको अगर देखते हुए आप ध्यान दें तो ये बहुत ही नामुमकिन लग रहा है कि एक बार चुनाव आयोग ने कोई निर्णय लेकर के पार्टी किसी को दे दी तो उसके खिलाफ कहीं से सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर दे सकेगा। बिल्कुल, उद्धव गुट की तरफ से ये भी कहा जा रहा है शिरीष कि वो चुनाव आयोग को नहीं मानते, क्योंकि जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब बिक चुकी हैं, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। क्या संस्था का कोई महत्व नहीं रहा? क्या उद्धव गुट चुनाव आयोग को डायरेक्ट चुनौती दे रहा है? देखिए, 1 साल पहले उद्धव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय सब कुछ उनके मतानुसार हो रहा था। सारी संस्थाओं के अंदर लोकतंत्र जिंदा था, है ना। वो किसी के भी घर में घुस जा रहे थे, घर नपवा करके तोड़वा दे रहे थे, है ना। किसी को अपने खिलाफ बोलने नहीं दे रहे थे, किसी के बंगले तोड़ दे रहे हैं, किसी के ऑफिस तोड़ दे रहे हैं। कोई हनुमान चालीसा बोलने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज करके जेल पहुंचा दे रहे हैं। तब तक सारी संस्थाएं उनके मतानुसार काम कर रही थी, तब तक सबके अंदर दम था। आज संस्थाएं अपने ढंग से काम करने लग गई, उनके जो तथ्य है पार्टी के उसके अनुसार उनकी पार्टी उनके हाथ से निकल गई। तो जो पार्टी ऑलरेडी उनके हाथ से तथ्य के अनुसार ही निकल चुकी थी, क्योंकि ज्यादा शिवसैनिक उनके हो चुके थे। लोगों का ही मन चुका था कि वो शिवसेना से अलग हो जाए। इसी मन के तहत 56 में से 40 विधायक उनके निकल गए। तो इसको सिर्फ यही बोलेंगे कि खिसियानी बिल्ली अब खंबा नोचने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उनके मन अनुसार जो भी संस्था उनके मन अनुसार नहीं काम करेगी, उनके मतानुसार काम नहीं करेगी, वो लोकतंत्र के खिलाफ है। बिल्कुल, धन्यवाद शिरीष इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े तो आपको बताते चले कि उद्धव ठाकरे गुट लगातार ये बात कह रहा है कि हम जल्द से जल्द सबूत पेश करेंगे। हालांकि सबूत कब पेश किए जाएंगे एक नाथ शिंदे गुट के खिलाफ, ये
कहा नहीं जा सकता। हालांकि संजय राउत लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 2000 करोड़ रुपए की डील नाम और निशान के साथ हुई है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। एमपी के भोपाल से खबर है। बता दें कि देश भर में हथियारों की सप्लाई के नेक्सस को तोड़ने के लिए एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। बता दें कि यह सर्च ऑपरेशन प्रदेश के खरगोन, धार, भिंड, बुरहानपुर, जबलपुर, मुरैना इलाकों में चलाया जा रहा है। बता दें कि पंजाब, यूपी सहित कई अन्य राज्यों की काउंटर इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद मध्य प्रदेश में तलाश जारी है। मध्य प्रदेश में तलाश की जा रही है और ये तलाशी अभियान लगातार जारी है। तो एमपी में भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि बुरहानपुर, भिंड और बाकी जिलों में, प्रदेश के बाकी जिलों में भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। एनआईए की टीम लगातार प्रयासरत है कि किस तरीके से जो इनपुट उन्हें मिले हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। और एमपी से स्टेट हेड राजेंद्र सिंह जादौन हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे कि एनआईए की टीम ने ये जो छापेमारी की है प्रदेश के कई जिलों में, कहां तक सफलता एनआईए की टीम को मिली है और ये इनपुट कहां से आए थे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि एनआईए की छापेमारी जो है पिछले 6 माह से लगातार जारी है और एनआईए की जो कार्रवाई है जो 2022 से शुरू की गई थी, जो गैंगस्टरों के खिलाफ की जा रही थी, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई जो है मध्य प्रदेश में पहली बार की गई है। मध्य प्रदेश में एनआईए का थाना स्थापित होने के बाद ये पहली सबसे बड़ी एनआईए की कार्रवाई है। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद से लगातार जो है छानबीन चल रही है। छानबीन के बाद आज जो एनआईए ने जो कार्रवाई की है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो कार्रवाई उज्जैन के नागदा में हुई है, इसमें जो है हिरासत दीपक भाटी के घर पर ये कार्रवाई की गई थी। दीपक भाटी जो है एनआईए ने इनको सर्च किया था। एनआईए ने सर्च करने के बाद योगेश भाटी नागदा में दुर्गा कॉलोनी में रहता है। एनआईए से जो है पहले भी इनसे पूछताछ कर चुकी है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद आरोपी ने योगेश के घर पर फरारी काटी थी, इसलिए ये एनआईए की जो कार्रवाई है ये आज जो बड़ी स्तर पर की गई है। राजेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे कि ये कार्रवाई कितनी कारगर साबित होगी, क्योंकि देश भर में हथियारों की सप्लाई लगातार जारी है, इसका नेक्सस फैलता जा रहा है। कितनी कारगर ये कार्रवाई साबित होगी राजेंद्र? सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद से जो है कई आरोपी फरार चल रहे हैं। कुछ आरोपियों से जो है पुलिस जो है लगातार जो है पूछताछ कर रही है। कई लोग बाइक पर चल रहे हैं। देश भर में इतने मामले इन पर दर्ज हैं और कई राज्यों के हालांकि मध्य प्रदेश ही नहीं, कई राज्यों के पुलिस जो है छानबीन में लगी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि लाइसेंस के जो तार है, इन लोगों की जो तार है वो पाकिस्तान की एजेंसी जो है आईएसआई उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इससे पहले भी आईएसआई से कांटेक्ट कर हथियार मंगवाए गए थे, क्योंकि जयपुर के जवाहर सर्किल इलाके में जी क्लब पर फायरिंग करने के मामले में लाइसेंस जो है वो जब्त किए गए थे। इसके बाद जो आईजी की जो कार्रवाई हुई थी उसमें कई सीनियर अफसरों ने जयपुर में भी इनसे पूछताछ की थी। इस तरीके की कार्रवाई जो है एनआईए लगातार कर रहा है ताकि देश के अंदर जो आतंकवादी है या संपर्क सेल है उनको ढूंढा जा सके और उनकी कार्रवाई करके शांति स्थापित की जा सके। राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे और अधिक जानकारी चाहेंगे कि ये जो एनआईए की टीम कार्रवाई कर रही है वो कितनी देर और चलने वाली है, कितने दिनों तक चलने वाली है, या फिर इसमें और कितनी सफलता एनआईए की टीम को मिली है, क्योंकि लगातार जो उन्हें इनपुट मिल रहे थे यूपी, पंजाब सहित कई अन्य जिलों से, कितनी सफलता एनआईए की टीम को मिली है?
देखिए लगातार एनआईए अपने कार्य में कारगर साबित हो रही है और एनआईए लगातार मध्य प्रदेश समेत पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान में जो है लगातार कार्रवाई कर रही है और इन्वेस्टरों को पकड़ने में उनको काफी सफलता भी मिली है। कई इन्वेस्टर जो है अभी भी पुलिस हिरासत में है, कहीं से पूछताछ चल रही है, कई रिमांड पर भी है और लगातार इस तरीके की कार्रवाई कर जो है एनआईए जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन वो लगातार कार्रवाई जारी रखे हुए है और देश में शांति स्थापित करने के लिए अक्सर ऐसे कदम उठाए जाते हैं और अंदरूनी ताकत जो अंदरूनी घुसपैठ होती है उनको खत्म किया जाता है। राजेंद्र, आपसे आखिरी सवाल चाहेंगे, आखिरी सवाल का जवाब चाहेंगे कि क्या इस कार्रवाई से देश भर में ये जो हथियारों की सप्लाई का नेक्सस फैला हुआ है इस पर रोक लग पाएगी या फिर अभी जो नेक्सस फैला हुआ है उससे बचाव करते हुए लोग अन्य राहों का रुख करेंगे और कहीं ना कहीं बचाव कर लेंगे खुद का? देखिए अगर मैं भारतीय कानून व्यवस्थाओं की बात करूं तो भारतीय कानून व्यवस्था काफी इन सब मामलों को लेकर काफी लचीली साबित होती रही है और होती रहेगी। नहीं तो कि कहीं ना कहीं जो है पुलिस अपना कर्तव्य और अपना धर्म कई बार कि अपना कर्तव्य धर्म ईमानदारी से बाकी है, पर लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते ऐसे जो मुजरिम है वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव भी इन पर होता है जिसके चलते ऐसे बने आतंकी संगठन और आतंकी लोग जो है वो छूट जाते हैं। हालांकि हमारे से पूरी ईमानदारी से अपनी कार्रवाई पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर कर रही है और आगे भी कार्रवाई जारी रही। बिल्कुल राजेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे कि ये नेक्सस कहां तक फैला हुआ है, किन किन राज्यों तक ये नेक्सस फैला हुआ है, कितने लोग इसमें सम्मिलित हैं, कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और क्या कुछ अपडेट खुलकर सामने आ रहे हैं? देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो अभी तक जो है इसका पूरा जो लूटमेंट है मध्य प्रदेश के साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है और अभी तक 70 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई एनआईए ने की है। एनआईए की ये जो कार्रवाई है लगातार निरंतर जारी है और आगे भी रहेगी और ऐसे कई अपराधियों को जो है एनआईए लगातार वॉच करकर उनकी रेकिंग करकर उनको तलाश कर जो है सरकार का सहयोग कर जनता को सुरक्षित रखने में कामयाबी हासिल की। धन्यवाद राजेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो प्रदेश के कई जिलों में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तेजी से हथियारों की सप्लाई जो हो रही है, जो नेक्सस लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर शायद अब रोक लगाई जा सकेगी। एनआईए की टीम लगातार नेक्सस को तोड़ने की मुहिम जारी कर चुकी है और प्रदेश के कई जिलों में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बता दें आपको कि एमपी के कई जिलों में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और देश भर में हथियारों की सप्लाई पर अब कहना यह गलत नहीं होगा कि एनआईए की टीम जो छापेमारी कर रही है, जो बड़ी कार्रवाई कर रही है, उस पर कहीं ना कहीं रोक जरूर लग सकती है। तो आपको बताते चले कि एमपी में एनआईए की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। प्रदेश के कई जिलों में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बताते चले कि पंजाब, यूपी और कई अन्य राज्यों से इनपुट मिले थे एनआईए टीम को कि इन जगहों पर हथियारों की सप्लाई की जा रही है। हालांकि एमपी के जिले बुरहानपुर, भिंड और बाकी जिलों में जो हथियारों की सप्लाई का नेक्सस जो लगातार बढ़ रहा था, उसको देखते हुए एनआईए की टीम ने ये बड़ी छापेमारी की है और यहां पर छापेमारी लगातार जारी है। एनआईए की टीम ने छापेमारी कर कई लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और लगातार ये छापेमारी जारी है। अगली खबर सीतापुर से है। बताते चले कि महर्षि दधीच की पावन तपोस्थली में सदियों से चली आ रही 84 कोसीय परिक्रमा का मंगलवार को गगनभेदी जयकारों के साथ आगाज हुआ है। परिक्रमा समिति के अध्यक्ष महंत नन्हकू दास के डंका बजाते ही विभिन्न प्रांतों से आए हाथी, घोड़ा, पालकी पर सवार होकर साधु, संत और श्रद्धालु परिक्रमा के पहले पड़ाव के लिए कूच कर गए। वहीं परिक्रमा समिति अध्यक्ष अपने विशेष
रथ के साथ पहले पड़ाव के लिए रवाना हुए। तो ये 84 कोसीय परिक्रमा का आगाज हुआ है सीतापुर। इस दौरान भक्तिमय देखा गया। बताते चले कि होली परिक्रमा मेले का शुभारंभ हो चुका है। आगाज किया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ सीतापुर से संवाददाता विमल मिश्रा अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विमल, आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई हैं। 84 कोसीय परिक्रमा का जो आगाज हुआ है, किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई हैं? जी, आपको बता दें, होली परिक्रमा मेले में प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं, टॉयलेट के लिए मोबाइल सेवाएं और तमाम पुलिस कर्मियों को वहां लगाया गया है। बिल्कुल विमल, आपसे जानना चाहेंगे, आपसे और अधिक जानकारी चाहेंगे कि ये जो तस्वीरों के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एक बेहतरीन तरीके की साजो सज्जा की गई है, किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई हैं, कितने लोगों का आना वहां पर बताया गया है, और ये जो सीतापुर भक्तिमय हुआ है वो कितने दिनों तक चलेगा? देखिए, यह होली परिक्रमा मेला फाल्गुन मास की प्रतिपदा से लेकर के 84 कोसी परिक्रमा होता है, जो वो अमावस्या से लेकर के और पूर्णिमा तक चलेगा। ये 11 पड़ाव श्रद्धालु करेंगे, 11 पड़ावों पर जाएंगे। जो पहला पड़ाव आज कोरोना के लिए प्रस्थान कर दिया गया है, दूसरा पड़ाव कल हरैया के लिए प्रस्थान करेंगे। इसी तरह 10 दिन लगातार बाहर परिक्रमा करने के बाद एकादशी को यहाँ मिश्रिख में प्रस्थान करेंगे। 5 दिन परिक्रमा होने के बाद पूर्णिमा के दिन यहाँ से परिक्रमार्थी अपने अपने गंतव्य के लिए, घर के लिए प्रस्थान कर देंगे। विमल, जैसा कि आपने बताया कि ये 10 दिनों तक चलने वाला है, इसके बाद भी कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। विमल, आपसे जानना चाहेंगे सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, और ये जो गगन भेदी जयकारों के साथ इस परिक्रमा का आगाज हुआ है, इसमें किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? इसमें प्रशासन द्वारा सुबह शुभ मुहूर्त में 4 बजे परिक्रमार्थियों के लिए सेवा सत्कार के लिए माला और फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। प्रशासन द्वारा एसडीएम या डीएम और सभी अधिकारीगण मौजूद रहते हैं, और उसके बाद अगले पड़ाव के लिए प्रस्थान करते हैं। नैमिषारण अमावस्या के दिन सुबह शुभ मुहूर्त से यहाँ से शुरू होता है परिक्रमा, और पहले पड़ाव कोरोना के लिए प्रस्थान करता, जो मॉर्निंग में ही सुबह फूल माला पहना करके स्वागत करने के उपरांत उनको विदा करते हैं अगले पड़ाव के लिए। और सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन ने महिला पुलिस सहित तमाम पीएससी पुलिस कम से कम 2 सैकड़ा कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, जिससे परिक्रमार्थियों को किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था में कमी न आने पाए। विमल, इस पर विस्तार से जानकारी दें कि ये 84 कोसीय परिक्रमा आखिर है क्या? जी, 84 कोसी परिक्रमा महर्षि दधीच ने वृत्तासुर संहार के लिए अपनी अस्थियों का दान किया था। इंद्र भगवान जब पहुंचे वृत्तासुर संहार के लिए, तो महर्षि दधीच ने पहले आवाहन किया कि सभी देवी देवताओं के पूजन दर्शन करने के उपरांत अपनी अस्थियों का दान करेंगे। इंद्रदेव ने खुश होकर के सभी देवताओं का आवाहन करके मिश्रिक तीर्थ के आसपास सभी देवी देवताओं को बुलाया। बुलाने के बाद महर्षि दधीच ने सभी देवी देवताओं के दर्शन किए, तीर्थों में नहाया। तत्पश्चात उसके बाद उन्होंने अपनी अस्थियों का दान किया। कहते हैं कि होली ये रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या लगने से राम ने भी
इसी परिक्रमा को किया था, जिससे ये परिक्रमा रामादल कहलाया। बिल्कुल, भगवान राम ने भी इस परिक्रमा को किया था। विमल, कैसा देख पा रहे हैं सीतापुर, कैसा है इस वक्त, कितना भक्तिमय आप देख पा रहे हैं? चारों तरफ जयकारों की गूंज है। नाचते गाते सभी परिक्रमार्थी ढोल बजाते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। बिल्कुल विमल, जिस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर भव्य तैयारियां की गई हैं 84 कोसीय परिक्रमा को, जिस खूबसूरती से आपने व्याख्यान किया है, जितनी खूबसूरती से आपने उसकी व्याख्या की है, वो सच में बेहद ही बहुत अच्छी थी। लेकिन विमल, आपसे समझना चाहेंगे कि वहां पर इस तरीके की तैयारियां हुई हैं, श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला कैसा है? देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आए हैं परिक्रमा करने के लिए, जिनके लिए पड़ावों पर प्रशासन द्वारा टेंट की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पड़ाव स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा दुरुस्त कर ली गई हैं। विमल, इसकी कितनी मान्यता है? 84 कोसीय परिक्रमा जो है, इसकी कितनी मान्यता है? देश विदेश में इसकी मान्यता है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आकर परिक्रमा करते हैं। मान्यता ये है कि परिक्रमा करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनवांछित फल परिक्रमार्थी प्राप्त करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विमल इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो 84 कोसीय परिक्रमा लगातार जारी है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बेहद ही खूबसूरत ढंग से इस कहानी को बयां किया। 84 कोसीय परिक्रमा का आगाज हो चुका है। हाथी, घोड़ा, पालकी पर सवार होकर साधु संत आ चुके हैं। सीतापुर पूरी तरीके से भक्तिमय देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में 31वें ताज महोत्सव का रंगारंग आगाज हो गया है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने फीता काट कर दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया। 20 फरवरी से 1 मार्च तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान नामचीन कलाकार मुक्त काशीय मंच पर रंगारंग प्रस्तुतियां देंगे। देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 300 शिल्पी अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए शिल्पग्राम पहुंच गए हैं। बताते चले कि ताज महोत्सव कला और संस्कृति का संगम कहा जाता है। यहाँ हर कोई अपना हुनर दिखाने के लिए पहुंचता है, हर कोई यहाँ पर हुनर दिखाता है। लेकिन अब ताज महोत्सव भेदभाव की भेंट चढ़ चुका है। यहाँ महोत्सव चंद लोगों के इर्द गिर्द घूमता है। उन्हीं के इशारे पर कलाकारों को प्रतिभाग कराया जाता है। महोत्सव में प्रस्तुति देने का मन बना चुकी वंचित समुदाय की 13 बेटियों को निराश होना पड़ा, क्योंकि जिम्मेदारों ने उनकी कला को बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिया। इस संबंध में हालांकि मंडलायुक्त, संस्कृति मंत्री, मुख्यमंत्री और संस्कृति विभाग में शिकायत की गई है। और आगरा से ब्यूरो चीफ अजय यादव अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आपसे समझना चाहेंगे 31वें जो ताज महोत्सव का आगाज हुआ है, वो किस तरीके से आप देख पा रहे हैं आगरा में? देखिए, आपको बताना चाहेंगे ताज 31वें ताज महोत्सव का कल शाम को कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने और जिलाधिकारी और मंडलायुक्त ने विधिपूर्वक उद्घाटन किया है। और यहाँ देश विदेश से कलाकार आते हैं, अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं और शिल्पी करीबन इस बार 300 के आसपास शिल्पी है, वो भी यहाँ आए हुए हैं, जो अपने शिल्पकार हस्त जिससे हाथों से बनी चीजें हैं उनको यहाँ प्रदर्शित किया जाता है और बिक्री के लिए भी रखा जाता है। अजय, जैसा कि आप आगरा में मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे कितने दिन का आयोजन है, किस तरीके की तैयारियां 31वें ताज महोत्सव के लिए की गई हैं, क्योंकि G20 का जिक्र भी ताज महोत्सव के लिए किया गया था। देखिए, ये 10 दिन चलेगा। कहीं ताज महोत्सव हर साल लगाया जाता है और यह इस बार G20 को लेकर खासा उत्साह रहा है, तो
जिसको लेकर ताज महोत्सव को G20 की थीम पर पूरा सजाया गया है। इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और कल से ये शुरुआत हो चुकी है इसकी, जिसको लेकर एक मुक्तासरी मंच है, वहाँ सिंगर हैं और आर्टिस्ट हैं जो जिससे भी आते हैं वो अपना कार्यक्रम यहाँ दिखाते हैं और दर्शक उनका लुत्फ उठाते हैं। जी अजय, ताज महोत्सव को संस्कृति का संगम कहा जाता है, लेकिन अब खबर ये है कि वहां पर भेदभाव किया जा रहा है। 13 लड़कियां जो कि वंचित समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, उनका हुनर देखे बिना उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। कितनी सच्चाई है इसमें और क्यों रिजेक्ट किया गया? देखिए, ताज महोत्सव कला और संस्कृति का संगम कहा जाता है, यह सही है, लेकिन यहाँ हर किसी को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन ताज महोत्सव में जो प्रस्तुति जो देने का, जैसे 13 बेटियों को निराश होना पड़ा था, क्योंकि ये वंचित समुदाय से आती हैं और एक गरीबी रेखा से नीचे जो स्तर है वहाँ ये काम करती हैं। और एक समाजसेवी है नरेश पारस, आरटीआई एक्टिव भी हैं, उनकी देखरेख में इनको शिक्षित किया जाता है, वो खुद ट्यूशन देते पढ़ाते हैं। उन्होंने जो ताज महोत्सव समिति के आगे एक प्रस्ताव रखा कि ये बेटियां हैं जो अपनी ताज महोत्सव में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगी, नृत्य का प्रदर्शन करेंगी, बाकायदा उन्होंने इसमें लिखित में कहा। लेकिन जो ताज महोत्सव समिति है उन्होंने बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम इन बेटियों को यहाँ नहीं प्रतिभा नहीं दिखा सकते। पर ऐसा क्यों अजय, पर ऐसा क्यों? क्या इनका दोष ये है कि ये वंचित समुदाय से आती हैं, गरीबी रेखा से नीचे आती हैं? क्या हुनर किसी भी सीमा का? जी बिल्कुल, चाइल्ड जो एक्टिविस्ट नरेश पारस समाज सेवी हैं, उन्होंने बताया कि ये वंचित समुदाय से आती हैं क्योंकि ये झुग्गी झोपड़ी में रहती हैं और भीख मांगने वाले बच्चे हैं। इसलिए हो सकता है इनके साथ इस तरह का भेदभाव किया जा रहा हो, क्योंकि वहाँ जो मुक्तासरी मंच है और जो देश से कलाकार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है इनकी उनके सामने छवि इस तरह से जाए कि आलोचना करनी पड़े कि इस तरह की भी यहाँ जो बेटियां हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहती हैं और वंचित समुदाय से आती हैं, अगर उनको देखकर समिति अगर भेदभाव कर रही है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है सरकार, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, हर कोई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के मतलब आगे इन बेटियों के लिए काम करना चाहता है। लेकिन इसी तरह नरेश पारस हैं, वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। प्रस्ताव रखा उन्होंने महोत्सव समिति के साथ, लेकिन उनकी उम्मीद थी वो बिल्कुल ही विपरीत थी, जिनको निराशा लगी। इसलिए उन्होंने ये भी कहा है, जॉइंट डायरेक्टर है, कि उन्होंने कहा जवाब भी मांगा, लेकिन उन्होंने कहा आप आरटीआई में मांगिए। तो उन्होंने इसकी शिकायत संस्कृति मंत्रालय को की है, जिला अधिकारी को भी की है, मंडलायुक्त को भी शिकायत की है। पर अजय, ये कहाँ तक ठीक है? क्योंकि अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। सिर्फ इस वजह से कि वंचित समुदाय से ताल्लुक रखती हैं 13 बेटियां, उनके हुनर को बिना देखे रिजेक्ट कर देना कहां तक सही है? ताज महोत्सव कलाकारों को मंच देने वाला एक बड़ा मंच है। इसको लेकर अगर कहीं उत्साहवर्धन है या बेटियों को अगर वहाँ प्रतिभा के लिए अगर नहीं बुलाया जाता, उनकी बिना प्रतिभा देखे ही उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो ये बहुत ही शर्मसार है। क्योंकि उनको एक ये वंचित समुदाय से आती हैं, इसलिए उनको मंच नहीं मिल पाता है। ऐसे में तमाम बाल प्रतिभाएं हैं जिनको ताज महोत्सव में मंच मिलना अगर आवश्यक होता है। अगर इन बेटियों को अगर मलिन बस्तियां की नहीं होती, अगर यही कहीं अगर सेलिब्रिटी होती या बड़े स्तर से किसी राजनेता के रेफरेंस से आती, तो हो सकता है इनको मंच मिलता। लेकिन ये वंचित समाज है, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह ताज महोत्सव समिति ने इनके साथ भेदभाव किया है। पर अजय, ये तो गलत संदेश जनता तक जाएगा कि वंचित समुदाय से 13 बेटियां थी तो उनके हुनर को बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अगर बड़े पद पर कोई आसीन अधिकारी होता तो उनके रेफरेंस से उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाता। ये तो गलत संदेश है। आखिर सरकार ये चाहती है कि हुनरमंद को एक मंच दिया जाए। ताज महोत्सव में वो मंच था। अगर
वंचित समुदाय की 13 बेटियों के पास हुनर था तो बिना देखे रिजेक्ट करना, ये तो गलत संदेश जनता तक जाता है अजय। जी बिल्कुल, ये पूरी तरह एक गलत संदेश जाता है जनता के बीच कि इस तरह की बेटियों का जो प्रतिभा है अगर सामने नहीं आ रही है, अगर इस मंच पर भी नहीं आएगी तो कहाँ आएगी, क्योंकि ये एक मंच ऐसा मंच है जो प्रदेश और देश से जो कलाकार आते हैं और वो अपना मंच यहाँ साझा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इन बेटियों को जो गरीब और झुग्गी झोपड़ी या वंचित समाज से आती हैं उनको यह मंच नहीं प्रदान किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता है। इसके पीछे ताज महोत्सव समिति का बहुत बड़ा सामने अगर आ रहा है, अगर बात करें उस चीज की, क्योंकि यहाँ शिकायतें भी की गई हैं, पिछली बार भी की गई थी, क्योंकि यहाँ कुछ चुनिंदा लोगों का इस समिति पर कब्जा रहता है। तो हो सकता है इस वजह से जो हुनरमंद हैं, कलाकार हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता है। अजय, क्या इस मसले पर शिकायत की गई है और इस पर कार्रवाई क्या हुई है? क्योंकि बहुत गलत ये संदेश है। देखिए, इसको लेकर मुख्यमंत्री से भी शिकायत की गई है और संस्कृत मंत्रालय से भी शिकायत की गई है, लेकिन अभी शिकायत का कोई लिखित में जवाब नहीं आया है, सिर्फ शिकायत की गई है। ऐसे में अगर कब तक इस पर अधिकारी संज्ञान लेते हैं, क्योंकि ये 10 दिन चलता है कार्यक्रम है, ताज महोत्सव 10 दिन चलता है, लेकिन 10 दिन के बाद उस पर संज्ञान लिया जाता है या कुछ और बातें कही जाती हैं, फिर क्या फायदा, क्योंकि 1 साल के लिए फिर ये ताज महोत्सव फिर अगले साल लगेगा। तो ऐसे में अगर अधिकारी अगर स्थानीय स्तर पर इसका अगर कोई समस्या समाधान नहीं करते हैं या ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान नहीं करते हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल अजय, आपसे ताज महोत्सव के विषय पर भी जानकारी चाहेंगे, क्योंकि 13 बेटियों को तो रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन जो लोग वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उन्हें उस तरीके से न्याय मिल पा रहा है? क्या उन्हें वो मंच मिल पा रहा है जिस मंच की वो तलाश करते हुए ताज महोत्सव तक आए हैं? किस तरीके की वहां पर तैयारियां देख पा रहे हैं आप? देखिए, ताज महोत्सव का G20 के थीम पर इस बार रखा गया है और यहाँ ये 10 दिन लगातार चलेगा, जहाँ अलग अलग सिंगर हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, कव्वाली हैं और कई तरह के कार्यक्रम होंगे जिनको लेकर यहाँ मुख्तारी मंच है जिस पर किया जाएगा। इसको लेकर ताज महोत्सव को लेकर स्थानीय से लेकर जो स्वरोजगार वाले भी हैं और प्रदेश स्तर से भी जो आते हैं अपने रोजगार को लेकर, उनमें अच्छा खासा उत्साह रहता है कि कहीं ना कहीं हमें यहाँ एक रोजगार मिलेगा और 10 दिन तक हम अपने जो हाथों से बनाई हुई चीजें हैं, शिल्पकार होते हैं और कई कलाकार होते हैं, उनको यहाँ अपना मंच प्रदान करने का मौका मिलता है। बिल्कुल, धन्यवाद अजय इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो आगरा में ताज महोत्सव लगातार जारी है, रंगारंग आगाज हो चुका है। 31वें ताज महोत्सव का रंगारंग आगाज हो चुका है। 10 दिनों तक ये महोत्सव चलने वाला है। योगेंद्र उपाध्याय जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने उद्घाटन किया है। हालांकि खबर ये है कि 13 बेटियां जो कि वंचित समुदाय से आती हैं, उनके हुनर को बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि इस पर शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब देखना यह होगा कि 13 बेटियों को न्याय कब तक मिल पाएगा। लेकिन यह ताज महोत्सव 10 दिन तक चलने वाला है। हम आपको बताते चले कि 31वें ताज महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ है। योगेंद्र उपाध्याय ने इसका उद्घाटन किया है, लेकिन 13 बेटियों को न्याय कब मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। फिरोजाबाद से खबर है, बताते चले कि थाना मक्खनपुर क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दंपति की मौत हो गई, तो वहीं मृतक के पास मिले आधार कार्ड से शवों की शिनाख्त की गई है। हालांकि जानकारी से पता चला है कि मृतक पत्नी के साथ ससुराल मक्खनपुर आया था और वहां से वापस एटा अपने घर जा रहा था कि तभी ट्रक ने उन दोनों को रौंद दिया और दर्दनाक मौत हो गई दोनों की।
ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दंपति की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि जब पुलिस को इस मामले पर सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और आधार कार्ड से देखा तो पता चला कि ये दंपति अपने ससुराल से एटा वापस जा रहा था। शवों की शिनाख्त हो चुकी है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। बताते चले कि ये दंपति अपने ससुराल से एटा वापस जा रहा था कि तभी ये हादसा हुआ। मृतक अपने ससुराल से वापस जा रहा था, अपनी पत्नी को लेकर एटा वापस जा रहा था कि तभी यह हादसा हुआ। हालांकि आधार कार्ड से शवों की शिनाख्त हो चुकी है। और पुरुष 2 व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस द्वारा लाया गया है और चिकित्सीय परीक्षण करने के बाद ज्ञात हुआ कि दोनों मृत हैं, जिनको मृत घोषित कर दिया गया है। साथ में कोई भी नहीं है और आधार कार्ड जो इनकी जेब से निकले हैं उनके द्वारा शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। अभी फ़िलहाल ये अज्ञात में है और इनको अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस सूचना भेज दी गई है और शव विच्छेदन गृह में दोनों के शव को भेजा। और फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता रोहित अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, आपसे समझना चाहेंगे यह हादसा कैसे हुआ? जी प्रियंका जी, यह मामला मक्खनपुर का है, मक्खनपुर हाईवे का है और दोनों युवक युवती अपने ससुराल से घर जा रहे थे वापस। वही हाईवे पर एक ट्रक ने दोनों को रौंद दिया है और काफी दूर तक 1 किलोमीटर तक बताया जा रहा है उन्हें रौंद दिया गया है। लोगों का देखा है तो लोगों ने वहाँ भीड़ जाम हो गई है। रोहित, आपसे जानना चाहूंगी कि अधिक जानकारी के लिए आप हमें ये बताइए कि ये जो हादसा हुआ ये कहां पर हुआ और ट्रक चालक अभी कहां है? पुलिस क्या कार्रवाई इस पर कर रही है? प्रियंका जी, मामला मक्खनपुर का है, हाईवे का, और जो ट्रक चालक था वो फरार हो गया है मौके पर। पुलिस प्रशासन आया है मौके पर और पोस्टमार्टम के लिए दोनों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है तो आगे की कार्रवाई हो रही है। रोहित, जैसा कि खबर सामने आ रही है कि आधार कार्ड से शवों की शिनाख्त हुई है, तो ये शव किनके हैं और क्या उनके परिजन अभी अस्पताल पहुंच चुके हैं और क्या कुछ अपडेट और खुलकर सामने आ रही है? रोहित, इस तरीके से उनका एक्सीडेंट हुआ है कि उनको पहचान नहीं सकते हैं, इसलिए उनके पास आधार कार्ड मिला है, उसके जरिए ही उनकी परिचय की गई है। फिर उनके परिजनों को बुलाया गया है, जिला अस्पताल में वो गए हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे रफ्तार का कहर आखिर कब थमेगा, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं रोज सामने आती हैं, रोज इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। कोई अपने पिता को खो देता है, कोई अपने पति को खो देता है, कोई अपनी मां को खो देता है। इस तरीके के हादसे कब थमेंगे रोहित? इस पर क्या कार्रवाई अभी तक की जा रही है? इस तरीके के हादसे आज दिन होते रहते हैं और प्रशासन इस चीज को देखता है। और बात करें यातायात को, तो यातायात भी अब सब ऐसा ही है अभी। धन्यवाद रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो बता दें आपको कि ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दंपति की मौत हो गई। हालांकि बताते चले कि मृतक अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया था और एटा वापस जा रहा था कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि खबर यह है कि ट्रक चालक अभी मौके से फरार है। पुलिस ने आधार कार्ड से शवों की शिनाख्त कर ली है, दोनों को अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। हालांकि पुलिस अब छानबीन में जुट गई है कि ट्रक चालक कहां है, ट्रक कहां है और बाकी की कार्रवाई कैसे की जाएगी। और ब्यूरो रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।